गुप्त वंश प्रारंभिक इतिहास। गुप्त राजवंश की स्थापना महाराज गुप्त द्वारा की गई थी। उसे श्रीगुप्त अथवा केवल गुप्त भी कहा गया है। उसका कोई भी लेख अथवा सिक्का नहीं मिलता है। दो मोहरे, जिनमें से एक के ऊपर संस्कृत तथा प्राकृत मिश्रित मुद्रालेय गुप्तस्य तथा दूसरे के ऊपर संस्कृत में श्रीगुप्तस्य अंकित है, उससे संबंधित की जाती है, किंतु इस संबंध में निश्चित रूप से कुछ भी कहा नहीं जा सकता। गुप्त वंश का दूसरा शासक महाराज घटोत्कच हुआ, जो श्रीगुप्त का पुत्र था। प्रभावती गुप्ता के पूना तथा रिद्धपुर ताम्रपत्रों में उसे ही गुप्त वंश का प्रथम शासक यानी आदिराज बताया गया है। स्कंदगुप्त के सूपिया के लेख में भी गुप्तों की वंशावली घटोत्कच के समय से ही प्रारंभ होती है। इस आधार पर कुछ विद्वानों का सुझाव है कि वस्तुतः घटोत्कच ही इस वंश का संस्थापक था तथा गुप्त या श्रीगुप्त कोई आदि पूर्वज रहा होगा, जिसके नाम का आविष्कार गुप्त वंश की उत्पत्ति बताने के लिए कर लिया गया होगा। किंतु इस प्रकार का निष्कर्ष तर्कसंगत नहीं है। गुप्त लेखों में इस वंश का प्रथम शासक श्रीगुप्त को ही कहा गया है। ऐसा प्रतीत होता है कि यद्यपि गुप्त वंश की स्थापना श्रीगुप्त ने की थी, किंतु उसके समय में यह वंश महत्वपूर्ण स्थिति में नहीं था। घटोत्कच के काल में ही सर्वप्रथम गुप्तों ने गंगा घाटी में राजनीतिक महत्ता प्राप्त की होगी। अल्तेकर तथा R.G. बसाक का विचार है कि उस काल में गुप्तों का लिच्छवियों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किया गया होगा। संभवतः इसी कारण कुछ लेखों में घटोत्कच को भी गुप्त वंश का आदि राजा कहा गया है। उसके भी कोई लेख अथवा सिक्के नहीं मिले हैं। इन दोनों शासकों की किसी भी उपलब्धि के विषय में ज्ञात नहीं है। इन दोनों के नाम के पूर्व महाराज की उपाधि को देखकर इन अधिकांश विद्वानों ने उनकी स्वतंत्र स्थिति में भी संदेह व्यक्त किया है तथा उन्हें सामंत शासक बताया है। काशी प्रसाद जायसवाल का विचार है कि गुप्तों के पूर्व मगध पर लिच्छवियों का शासन था और प्रारंभिक गुप्त नरेश उन्हीं के सामंत थे। सुधाकर चट्टोपाध्याय के अनुसार मगध पर 3वीं सदी में मरुंडों का शासन था और महाराज गुप्त तथा घटोत्कच गुप्त उन्हीं के सामंत थे। फ्लेट एवं बैनर्जी की धारणा है कि वे शकों के सामंत थे, जो 3वीं शताब्दी में मगध के शासक थे और सर्वप्रथम चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त वंश को शकों की अधीनता से मुक्त किया। इस प्रकार विविध मतांतरों के बीच यह निश्चित रूप से बताना कठिन है कि प्रारंभिक गुप्त नरेश किस सार्वभौम शक्ति की अधीनता स्वीकार करते थे, किंतु यह भी निश्चित नहीं है कि वे सामंत ही रहे हो। प्राचीन भारत में कई स्वतंत्र राजवंशों जैसे लिच्छवी, मग, भारशिव, वाकाटक आदि के शासक भी केवल महाराज की उपाधि ही ग्रहण करते थे। महाराजाधिराज की उपाधि का प्रयोग सर्वप्रथम चंद्रगुप्त प्रथम ने ही किया। ऐसा प्रतीत होता है कि शकों ने प्रयुक्त क्षत्रप तथा महाक्षत्रप की उपाधियों के अनुकरण के अनुसार ही उन्होंने ऐसा किया। बाद के भारतीय शासकों ने इस परंपरा का अनुकरण किया तथा महाराज की उपाधि सामंत स्थिति की सूचक बन गई। यह स्पष्ट है कि महाराज गुप्त तथा घटोत्कच अत्यंत साधारण शासक थे, जिनका राज्य संभवतः मगध के आसपास तक ही सीमित था। चंद्रगुप्त प्रथम 319 से 350 ईस्वी। महाराज घटोत्कच का पुत्र और उत्तराधिकारी चंद्रगुप्त प्रारंभिक गुप्त शासकों में सर्वाधिक शक्तिशाली था। राज्यारोहण के बाद उसने अपनी महत्ता सूचित करने के लिए अपने पूर्वजों के विपरीत महाराजाधिराज की उपाधि ग्रहण की। लिच्छवियों के साथ वैवाहिक संबंध। चंद्रगुप्त के शासनकाल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना गुप्तों और लिच्छवियों के बीच वैवाहिक संबंध की स्थापना है। चंद्रगुप्त एक दूरदर्शी सम्राट था। लिच्छवियों के सहयोग और समर्थन प्राप्त करने के लिए उसने उनकी राजकुमारी कुमार देवी के साथ अपना विवाह किया। इस वैवाहिक संबंध की पुष्टि 2 प्रमाणों से होती है। पहला, एक प्रकार के स्वर्ण सिक्के जिन्हें चंद्रगुप्त कुमार देवी प्रकार या लिच्छवी प्रकार या राजा रानी प्रकार या विवाह प्रकार आदि विभिन्न नामों से जाना जाता है। इस प्रकार के लगभग 25 सिक्के गाजीपुर, टांडा, मथुरा, वाराणसी, अयोध्या, सीतापुर तथा राजस्थान के भरतपुर में स्थित बयाना से प्राप्त किए गए। ऐसा ही इसी प्रकार का चांदी का सिक्का भी प्रकाश में आया है। सिक्कों की बनावट तथा आकार प्रकार स्वर्ण मुद्रा जैसी ही है। ये स्वीकार कर लिया जाए तो ये मानना पड़ेगा कि गुप्त वंश में सर्वप्रथम चंद्रगुप्त प्रथम ने रजत मुद्राओं का प्रचलन करवाया था।
हालांकि अभी तक यही माना जाता है कि गुप्तों में रजत मुद्राओं का प्रचलन सर्वप्रथम चंद्रगुप्त द्वितीय ने करवाया था। इन सिक्कों के मुख भाग पर चंद्रगुप्त कुमार देवी की आकृति उनके नामों के साथ अंकित है और पृष्ठ भाग पर सिंह वाहिनी देवी दुर्गा के साथ साथ मुद्रालेख लिच्छवया उत्कीर्ण है। दूसरा, समुद्रगुप्त के प्रयाग अभिलेख में उसे लिच्छवी दोहित्र यानी लिच्छवी कन्या से उत्पन्न बताया गया है। इतिहासकार स्मिथ की धारणा है कि इस वैवाहिक संबंध के फलस्वरूप चंद्रगुप्त ने लिच्छवियों का राज्य प्राप्त कर लिया तथा मगध एवं उसके सीमावर्ती क्षेत्र का सार्वभौम शासक बन गया। इसके विपरीत एलन इस संबंध को सामाजिक दृष्टि से महत्वपूर्ण मानते हुए लिखते हैं कि लिच्छवियों की सामाजिक कुलीनता के कारण ही गुप्तों को लिच्छवी रक्त पर गर्व था, किंतु यह निष्कर्ष तर्क संगत नहीं लगता, क्योंकि तत्कालीन समाज में लिच्छवियों की प्रतिष्ठा अच्छी नहीं थी। मनुस्मृति स्पष्टतः उन्हें व्रात्य यानी धर्मच्युत कहती है। अतः गुप्त लिच्छवी संबंध सामाजिक दृष्टि से की अपेक्षा राजनीतिक दृष्टि से अधिक महत्वपूर्ण जान पड़ता है। इस समय लिच्छवियों के दो राज्य माने जा सकते, एक वैशाली का राज्य और दूसरा नेपाल का राज्य। वैशाली का राज्य लिच्छवियों का प्राचीन राज्य था और नेपाल में उन्होंने प्रथम अथवा द्वितीय शती के लगभग अपना दूसरा राज्य स्थापित किया था। कुमार देवी के साथ विवाह कर चंद्रगुप्त प्रथम ने वैशाली का राज्य प्राप्त कर लिया और नेपाल के राज्य को उसके पुत्र और उत्तराधिकारी समुद्रगुप्त ने अपने अधिकार में किया। प्रयाग प्रशस्ति में इस राज्य का उल्लेख गुप्तों के प्रत्यंत राज्य के रूप में किया गया है। लिच्छवियों का पहले एक प्रसिद्ध गणराज्य था। संभव है कि इस समय तक उनकी शासन व्यवस्था राजतंत्रात्मक हो गई हो और कुमार देवी लिच्छवी राज्य की उत्तराधिकारिणी रही हो। यही कारण था कि चंद्रगुप्त को उसका राज्य प्राप्त हो गया। इस वैवाहिक संबंध के ऊपर टिप्पणी करते हुए इतिहासकार हेमचंद्र राय चौधरी ने लिखा है कि अपने महान पूर्ववर्ती शासक बिंबिसार की भांति चंद्रगुप्त ने लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी के साथ विवाह कर द्वितीय मगध साम्राज्य की स्थापना की। यह सर्वथा तर्क संगत लगता है कि इस विवाह के बाद चंद्रगुप्त ने महाराजा धीराज की उपाधि ग्रहण की होगी और इसी विवाह की स्मृति में उसने राजा रानी प्रकार के सिक्कों को चलवाया होगा। यह भी उल्लेखनीय है कि लिच्छवी राज्य आर्थिक दृष्टि से भी अत्यंत समृद्ध था। उसमें बहुमूल्य रत्नों की खान थी। बुद्ध घोष की टीका सुमंगल विलासिनी से ज्ञात होता है कि 5वीं सदी ईसा पूर्व में मगध नरेश अजातशत्रु का लिच्छवियों के साथ संघर्ष रत्नों की खान पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए हुआ था। अतः यह अनुमान करना स्वाभाविक है कि इस संबंध में चंद्रगुप्त को आर्थिक लाभ भी प्राप्त हुआ होगा। इस प्रकार लिच्छवियों के साथ संबंध स्थापित कर चंद्रगुप्त ने अपने राज्य को राजनीतिक दृष्टि से सुदृढ़ और आर्थिक दृष्टि से समृद्ध बना लिया। चंद्रगुप्त प्रथम की विजय। चंद्रगुप्त प्रथम की विजयों के विषय में कुछ भी ज्ञात नहीं है। उसके साम्राज्य की सीमा का भी ठीक से निर्धारण नहीं किया जा सकता। वायु पुराण में किसी गुप्त राजा की साम्राज्य सीमा का वर्णन करते हुए बताया गया है कि गुप्त वंश के लोग गंगा के किनारे प्रयाग तक तथा साकेत और मगध के प्रदेशों पर शासन करेंगे। जिस साम्राज्य सीमा का यहाँ उल्लेख हुआ है उसका विस्तार पूर्व में मगध से लेकर पश्चिम में प्रयाग तक था। स्पष्ट है कि यह साम्राज्य सीमा चंद्रगुप्त प्रथम के समय की है, क्योंकि उसके पूर्ववर्ती दोनों शासक अत्यंत साधारण स्थिति के थे और उसके बाद के शासक समुद्रगुप्त का साम्राज्य इससे कहीं अधिक विस्तृत था। प्रयाग प्रशस्ति आर्यावर्त तथा दक्षिणापथ में समुद्रगुप्त की विजयों का उल्लेख करती है, किंतु पश्चिम की ओर प्रयाग के पूर्व में गंगा नदी तक के भूभाग की विजयों की चर्चा इसमें नहीं मिलती। अतः इससे भी स्पष्ट है कि यह भाग चंद्रगुप्त प्रथम के अधिकार में था। गुप्त संवत का प्रवर्तन। चंद्रगुप्त प्रथम को इतिहास में एक नए संवत के प्रवर्तन का श्रेय भी दिया जाता है, जिसे बाद के लेखों में गुप्त संवत कहा गया। फ्लिट की गणना के अनुसार इस संवत का प्रचलन 319 बीस में किया गया था। चंद्रगुप्त प्रथम ने लगभग 319 ईस्वी से 350 ईस्वी तक शासन किया। उसने अपने जीवन काल में ही अपने सुयोग्य पुत्र समुद्रगुप्त को अपना उत्तराधिकारी निर्वाचित कर दिया था। निसंदेह वह अपने वंश का प्रथम महान शासक था। कुछ विद्वानों का तो यहाँ तक विचार है कि वह अपने वंश की स्वतंत्रता का जन्मदाता था।
और उसी के काल में गुप्त लोग सामंत स्थिति से सार्वभौम स्थिति में आए। वास्तविकता जो भी हो, चंद्रगुप्त प्रथम को गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जा सकता है।